प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम और उसके साथ कुंडली का अध्ययन। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। नौमांश तुला का बना है, दशमांशा वापस वृश्चिक लग्न का बन गया है। इस पे संपूर्णतया अध्ययन करेंगे। लग्न की डिग्री, ग्रहों की डिग्री, ग्रहों का नक्षत्र, भावों का संबंध ग्रहों से, इन सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम से आपको क्या मदद मिलती है कि आप कुंडली देखना सीख जाते हैं कि कैसे शुरू किया जाता है किसी भी कुंडली का अध्ययन। पर इससे पहले आपको बड़ा ही महत्वपूर्ण 1-2-3 सूत्र बता देता हूं। याद रखिए, जब कभी भी आप भोजन करते हो तो कोशिश करें वह बर्तन जूठे ना हो। ये बहुत ध्यान से रखिएगा। इससे लक्ष्मी प्रभावित होती हैं और भोजन का पात्र अगर जूठा बेसिन में पड़ा है, नल कल पे पड़ा हुआ है, वो रुष्ट होता है और आपको शाप देता है। आमतौर पे अब आजकल चलन हो गया है कि रात में लोग भोजन करके वैसे ही बर्तन जूठा बेसिन में छोड़ देते हैं। सुबह बर्तन धोने वाली आती है, बर्तन धोती है। इससे आपका काम दैनिक रोज दिन नीचे जाता है, प्रभावित होता है। इसको बहुत कंठस्थ कर लीजिए कि मुझे बर्तन जूठा बेसिन में नहीं छोड़ना है। पहला ये था। कोशिश करें कि आप अपना पात्र स्वयं से धो लीजिए। किसी को भी आपका जूठा बर्तन धोना नहीं चाहिए। आप स्वयं से अपना पात्र धोइए और बर्तन जिसमें भोजन करते हो उस बर्तन में कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए। इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है, अप्रसन्नता घर में फैलती है। ये पहला सूत्र है। दूसरा, कोशिश करें भोजन जमीन पर बैठकर करें। खास करके ऐसे लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, जिनको राहु की दशा चल रही हो, उन लोगों को तो निश्चित रूप से, वैसे सभी को, पर कोशिश करें कि भोजन जमीन पर बैठकर पालथी मारकर, भोजन का जो स्थान है वो ऊंचा हो, आप नीचे बैठे हो, वो एक छोटा सा मेज बना हो जिसे हम लोग आमतौर पे गांव में पीढ़ा बोलते हैं, उस पर भोजन को रखें, विराजें और तब भोजन करें। आपका जमीन पर बैठकर भोजन करना आपकी कुंडली में राहु चंद्रमा के दोषों को समाप्त करता है। अगर बिस्तर पर बैठ करके भोजन करते हैं तो याद रखिए कि आपको कोई भी अमीर बना ही नहीं सकता है। आप निरंतर, आपका धन रोग में खर्च होता रहेगा। बहुत गहरी बात है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। और तीसरा, अगर डाइनिंग टेबल पे बैठ करके चलन जो आजकल पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है, इसमें व्यक्ति प्रायः अपने काम के दबाव में रहते देखा जाता है। या तो वो जल्दबाजी में रहता है या तो वो तनाव में रहता है। आज ही अपने घर से डाइनिंग टेबल को किसी अन्य कार्य या प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करें। मैं नहीं समझता कि आप उसको किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये मुझे नहीं पता है, पर हाँ, उस पर बैठकर भोजन तो ना करें। जमीन पर बैठकर भोजन करें, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है और ना आपको करना चाहिए। 3-4 चीजें जो मैंने बताई है, इसका याद रखिएगा। बर्तन जूठा अगर आपके बेसिन में पड़ा है, उस पात्र के जो देवता हैं वो अप्रसन्न होते हैं, क्योंकि भोजन जिसमें परोसा जाता है अगर वो जूठा पड़ा हुआ है तो इससे आपके लक्ष्मी मैया को प्रदूषण मिलती है, वो रुष्ट होकर के आपके घर। मैंने जितनी बात कही आप जरा गौर से समझिएगा। जो व्यक्ति टेबल पे बैठ करके उस पे खाता है वो जल्दबाजी में भोजन करता है और वो प्रायः काम का दबाव उसके ऊपर हावी रहता है, टारगेट पूरा करने का दबाव उसके ऊपर हावी रहता है। आप जमीन पर बैठिए, चटाई बिछा करके, कंबल बिछा करके भोजन करिए। ये भोजन का शुद्ध तरीका है। कोशिश करें परिवार के सभी लोग एक साथ भोजन करें। जूठे हाथों से बर्तन जैसे न छुएं। जो मुख्य, जो मेन पात्र होता है उसी में से निकाला और सामने सबको दिया, ये सब जो है वो दूसरे धर्म की बात है। हमारे सनातन धर्म में जूठा बर्तन नहीं किया जाता है और सबको परोस करके बहुत ही इकट्ठा भोजन करने की जो है वो आदत डालिए। भगवान ये बात जरूर शामिल करिए अपने जीवन में। मैं आपसे विनयपूर्वक ये बात करता हूँ। अब आइए, सोच रहा था कि कार्यक्रम में कुछ अच्छा ज्योतिष का सूत्र बता दूंगा, पर यह भी ज्योतिष से, सूत्र से बहुत उपयोगी बात है। अब आइए यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। अब यहां से बात करते हैं। इनकी कुंडली जो बनी है, ये मुझे कुंडली मिली है छत्तीसगढ़ से, खरसिया जगह है कोई, यहां से ये कुंडली आई है। और देश के विभिन्न हिस्सों से आप लोग कुंडली मुझ पर जो विश्वास करके भेजते हैं,
बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। आषाढ़ माह में इनका जन्म हुआ है। ऐसे लोग दिमाग में बहुत सारे विचार उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसका एक दूसरा स्पष्ट निकल रहा है। देखिए, अष्टम भाव में सूर्य बुध बैठे हैं, जहाँ बुध स्वग्रही हैं। बुध जो है वो व्यक्ति के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं और कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, ग्रास्प कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, समझने की शक्ति को बढ़ाते हैं। तर्क, लेखन, प्रकाशन जो होता है वो बहुत अच्छा लिखना, लिखावट बड़ी अच्छी हो, सजा कर लिखना हो, अशुद्धि कम हो, इन सभी मामलों में बुध का दर्शन किया जाता है। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि व्यक्ति सोचता बहुत ज़्यादा है, तो कई बार उसका परिणाम इस वजह से उसे नहीं मिल रहा है क्योंकि वो सोच ज़्यादा रहा है और सोचने के कारण उसका काम नुकसान में जा रहा है। जितना करना चाहिए उतना कर नहीं रहा है, सोच उल्टा ज़्यादा रहा है ना। मेरे पास एक कुंडली आई थी, बिटकॉइन के वो बड़े अच्छे जानकार थे, या पता नहीं, बोल तो ये भी रहे थे कि भारत में बिटकॉइन को मैंने लाया है। उनकी कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य बुध थे। व्यक्ति का दिमाग इतना, उन्होंने कहा कि मैंने भारत सरकार को ऐसे कई योजनाओं के बारे में बताया है और जिसका सरकार ने अनुपालन भी किया है। नाम तो उनका नहीं पता है, ऐसा ही था। तो अष्टम भाव में ही सूर्य बुध का ये प्रभाव है। दूसरा कि वर्षा ऋतु में आप जरा विचार करके देखिए तो वर्षा ऋतु में बहुत सारी वनस्पतियां स्वतः निकल आती हैं। तो जिनका जन्म वर्षा ऋतु में होता है ना, उनके दिमाग में बहुत सारे विचार बनते हैं, है ना। उत्पादक शक्ति बड़ी अच्छी होती है। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि, ये गड़बड़ है। अब व्यक्ति जो है वो कर रहा है सरकारी नौकरी की तैयारी और चंद्रमा हो गए पापक। अब चंद्रमा जो है वो ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी में अव्यवस्था होगी, अनुशासन की कमी होगी, लगातार व्यक्ति मेहनत नहीं कर पाएगा, कई बार कुछ प्रेशर में आ जाता है जिसके कारण उसकी जो तैयारी है वो प्रभावित होती है। तो कहने का अर्थ ये है, तो शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो व्यक्ति को लगातार मेहनत करने में सेंध लगाते रहते हैं और कई बार ऐसे जातक को प्राइवेट नौकरी या स्वतंत्र कारोबार की तरफ जाना पड़ता है। पर मैं यहाँ पे अपनी बात काटूंगा। दशमांशा चक्र में बहुत सारे ग्रह जैसे गुरु, सूर्य, चंद्रमा, बुध, उच्च के शनि और शुक्र का प्रभाव जो बना हुआ है, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी स्वग्रही, दशम स्थान के स्वामी मित्र के साथ मित्र की राशि में, और जन्म कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी दिग्बली, लग्न में शुक्र कौन है, सप्तमेश होकर के, लग्नेश सप्तम में, सप्तमेश लग्न में। तो ये जो स्थिति बनी, यहाँ के लग्नेश ही यहाँ के दशमांशा चक्र के भी लग्नेश बन रहे हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है वो सरकारी नौकरी की तरफ व्यक्ति को ले जा रही है और सफलता अगले वर्ष के जनवरी से देने का योग बना रही है। इस कुंडली में सफलता मिलेगी सूर्य की दशा में। और कई बार चूंकि चंद्रमा जो हैं वो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए नवम भाव के स्वामी होकर दशम स्थान में, यहाँ जो दोनों ग्रह बैठे हैं इनके पास दिशा का बल बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रमा और शुक्र बैठे तो यहाँ हैं, जो कई बार व्यक्ति के कारोबार को शिथिल बना देते हैं। स्थिर राशि के निर्माण होने के कारण करियर जो है या जीवन जो है वो धीरे धीरे गति पकड़ेगा। और दशम स्थान में शुक्र और चंद्रमा जैसे सामान्य ग्रह बैठे हैं, जो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए शुक्र अच्छे नहीं होते, दशम स्थान में उनको विशेष बल मिलता नहीं है। मैंने इस पे कल ही कार्यक्रम बनाया था अपने मेन चैनल पे। तो दशम स्थान में शुक्र और चंद्रमा का बैठना व्यक्ति को कई बार या उसके करियर को थोड़ा डिले स्टार्ट देता है। अगर यही दोनों ग्रह यहां ना बैठ करके चतुर्थ स्थान में बैठ जाते तो ये अच्छी बात होती। क्लियर है? तो ये शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की बात हो गई। उसके बाद जो बात बनी है उसमें पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, ओम भगाय नमः, देवी मैया की पूजा करिए। देवी मैया की नित्य उपासना करने से व्यक्ति अपनी सफलता को प्राप्त करने वाला होता है। नीले फूल की जो जड़ होती है उसे धारण करना चाहिए। अपराजिता अपने घर में अवश्य लगाएं। अपराजिता के फूल भगवान भोलेनाथ पे अर्पित करें और साष्टांग प्रणाम करें। पूर्वा फाल्गुनी वरीयान योग, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण। क्षत्रिय वर्ण के कारण व्यक्ति में रजस तत्व का प्रभाव होगा, जिसमें व्यक्ति को राजसिक सुखों के भोगने की इच्छा और लिप्सा जागती है। जबकि मनुष्य गण के कारण ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, छल भी है, कपट भी है, मोह भी है, मात्सर्य भी है, आलस्य भी है, कुंठा भी है, तृष्णा भी है, प्रमाद भी है और लालच भी है। तो ये सारी चीजें, अब मैच्योरिटी ये कहेगी कि आप इन सभी चीजों को अपने जीवन से पहले निकालिए, तब जाकर के सफल होंगे। तो कहीं ना कहीं इन सभी विषयों में व्यक्ति की लिप्तता देखी जा रही है, क्योंकि चोर के लिए जो सीढ़ी पकड़ता है वो भी उतना ही जिम्मेदार होता है जितना कि चोरी करने वाला। वकालत में अगर आप कानून के पास जाएंगे तो क्या कहेगा, भाई हम सीढ़ी पकड़ रहे थे, हम चोरी तो किए नहीं थे, चोरी करने वाला तो घर के अंदर था, पर सीढ़ी तो आप पकड़ रहे थे। तो जो आपको सफलता मिलती है वस्तुतः आपको पहले इतना मैच्योर होना पड़ता है, तब जाकर के आपको
सफलता मिलती है। इसका अर्थ है कि हम कहीं से भी एक भी हमारे अंदर कोई सीख भर की भी कमजोरी न रहे, तब जाकर के हमें सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। ये पंचांग था, अच्छा बना है पंचांग, पर थोड़ी सी चंद्रमा और शुक्र की कमजोरी के कारण थोड़े बहुत संघर्ष की स्थिति देखी जा रही है। हालांकि जब आप दशमांशा चक्र का अध्ययन करते हैं, तो मैंने कल इसी विषय पे कार्यक्रम बनाया था कि दशमांशा चक्र में जो राहु होते हैं या दशम स्थान में जब राहु होते हैं, तो कई बार व्यक्ति के कारोबार को थोड़ा बहुत अव्यवस्थित करते हैं या असफल बनाते हैं। तो ये उसका एक प्रभाव है। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे मैं पंचांग का तो हो गया, ग्रहों की डिग्री से आपका परिचय कराता हूँ। और सबसे पहले बात करते हैं ग्रह की जो डिग्रियां हैं वो काफ़ी मायने रखती हैं। अगर ग्रह डिग्री के बल से बलवान है तो उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि वो बैठता है वहाँ भी फल करता है और जहाँ देखता है वहाँ भी फल करता है। लेकिन इसमें भी बड़ी जो है वो गणितीय पक्ष की बात यह है कि प्रत्येक ग्रह के पास डिग्री का बल नहीं होना चाहिए। अगर एक खराब ग्रह है, अगर उसको दृष्टि मिल जाएगी तो वो कई बार दृष्टि के बल के कारण उस भाव को भी कमजोर करेगा जहां वो नहीं देखना उसको चाहिए। दृष्टि किस ग्रह को प्राप्त है, ये बहुत मायने रखने वाली बात है। आत्मकारक ग्रह को दृष्टि प्राप्त है, योग कारक ग्रह को दृष्टि प्राप्त है, जन्म कुंडली के राजयोग कारक ग्रह को दृष्टि प्राप्त है, ये आपकी कुंडली को बलवान बनाएंगे। लेकिन अगर वहीं जन्म कुंडली का मारक ग्रह, दुष्ट ग्रह, पापी ग्रह, नैसर्गिक रूप से जो आपकी कुंडली के लिए पापी बनते हैं उस कुंडली में अगर उनके पास दृष्टि है तो वो कमजोरी के कारण बन जाएंगे। ये मैंने लगभग हर एक कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में हर बार इसको स्पष्ट किया है। आत्मकारक ग्रह कहाँ बैठा, आत्मकारक ग्रह की राशि में कौन बैठा, नौमांश में आत्मकारक कहाँ बैठ रहा है ना। तो ये सारी चीजें कुंडली अध्ययन में बहुत आवश्यक हो जाती हैं। पर फिलहाल इसमें आप जब कभी भी ग्रह की दृष्टि को देखें तो इसमें दोबारा ये भी सबसे पहले आपको देखना होगा कि लग्न का मान कितना है, मतलब लग्न की डिग्री कितनी है। तो लग्न की डिग्री यहां जो बनी है वो 13 अंश की है। इसको ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही प्रबुद्ध लग्न माना जाता है। लग्न की डिग्री अगर अच्छी बनी तो आप ये बात कह सकते हैं कि हाँ, व्यक्ति की सफलता जिस मार्ग पे वो जा रहा है उसमें मिलेगा। हो सकता है थोड़ा लेट हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, विलंब होता है। विलंब होने का कारण क्या हो सकता है? विलंब होने का कारण है कि भाई केंद्र में स्थिर राशि बनी है तो धीरे धीरे जीवन स्थिर गति को प्राप्त करेगा। लेकिन हम स्थिरता के साथ ही आगे बढ़ेंगे, इस बात की प्रामाणिकता हमारे लग्न का मान हमें देता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी। ऐसे लोगों को कई बार फोड़ा फुंसी, घाव आदि भी होता रहता है और कई बार इम्यून थोड़ा कमजोर होता है, वहां पे आपको ध्यान देना होगा। शहद वगैरह का दान कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ दीजिए, मंदिर धोइए। उसके बाद सूर्य जो बैठे हैं वो पुनर्वसु में चरित्रवान बनाते हैं। पर कई बार व्यक्ति को जब सूर्य अष्टम भाव में चले जाते हैं और उसके ठीक पीछे शनि राहु हो जाते हैं तो वो समर्पण का भाव नहीं देखा जाता, या कई बार उसकी नैतिकता उसको और कहती है कि भाई आप और भी ज़्यादा मोरालिटी में आइए, आपको और भी ज़्यादा नैतिक होना पड़ेगा। तो मोरालिटी जो है वो सूर्य देते हैं। लग्न पे गुरु की दृष्टि जरूर नहीं है और पहले ही सूर्य अष्टम में है। इसका मतलब ये बन रहा है कि गुरु मंगल के प्रभाव में और शनि के प्रभाव में है, और उनके ठीक पीछे जो सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के लक्ष्मी प्राप्ति में कमजोरी दे रहे हैं। क्योंकि उस सूर्य के ठीक पीछे गुरु का बल सूर्य बुध तो बढ़ा दिए, लेकिन इस सूर्य बुध का बल शनि राहु कमजोर कर दे रहे हैं, है ना। इस कारण से हमें पिता, माता, बड़े भाई, छोटे भाई जो भी बनते हैं, हमें अपना कंसंट्रेशन पूरा फॉलो करना होगा। नियमित दिनचर्या ये बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि सूर्य का बल कमजोर कर रहे हैं शनि राहु। तो सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में है तो चरित्रवान व्यक्ति है, उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। पर माता और पिता की चिंता कई बार ये सूर्य और बुध अष्टम में बैठने के कारण बढ़ा रहे हैं। उसके बाद मंगल पुष्य में है, ये बहुत अच्छा है। दोनों का आपस में परिवर्तन व्यक्ति को स्टेट पीसीएस की भी सेवाओं में लेके जाता है, वहां भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और मंगल पुष्य में जो शनि का नक्षत्र है और शनि मृगशिरा में जो मंगल का नक्षत्र है, ये नक्षत्र परिवर्तन जातक को प्रशासनिक सेवाओं में वन अधिकारी बनाने वाला हो जाता है। उसके बाद मंगल हो गया। बुध जो है वो पुनर्वसु में है, यहाँ भी व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता है, वो वक्त आने पर अपनी कृतज्ञता जाहिर भी करता है और किसी के प्रति वो बुरा भाव नहीं रखता। पर फिर भी तर्क बल थोड़ा कमजोर है या दिमाग को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु में है, अपने नक्षत्र में बैठा ग्रह कभी खराब होता नहीं है। शुक्र देव जो है वो मघा के हैं, अनुभवों की कमी या कन्फ्यूजन ये दे रहे हैं, या कई बार आलस्य का प्रभाव। शनिदेव मृगशिरा में नक्षत्र परिवर्तन के कारण उनके पास विशेष बल है,
ये भी एक अच्छी बात है। राहु मृगशिरा में है, यहाँ पे एग्रेशन, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति, निर्णय मुझे जल्दी मिल जाए, एक अलग तरीके की बेचैनी, घबराहट और असफलता का जोर लगाते हैं। ये ग्रहों का, नक्षत्र का प्रभाव है। अब मैं आपका ध्यान दशमांसा चक्र पे लेके आता हूँ। लग्नेश का सप्तम में बैठना, सप्तमेश का लग्न में बैठना, ये इस बात को सिद्ध करते हैं कि व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होगा और नौकरी उसे प्राप्त होगी। 27 के जनवरी से और भी मजबूत योग बनेगा। उसके बाद चंद्रमा का भाग्येश होकर के बैठना पर केतु के साथ कई बार मानसिक चिंताओं के साथ व्यक्ति को सफलता मिलती है। उसके जो जेहन में हमेशा हुट लगा रहे, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और यही उसकी कमजोरी भी है। नौमांस चक्र में चंद्रमा, शुक्र और गुरु बुध, ये बहुत अच्छा बना है। आप इसकी जितनी प्रशंसा करेंगे कम होगा, क्योंकि नौमांस चक्र के केंद्र में चारों के चारों शुभ ग्रह का बैठना बहुत अच्छा होगा। कुछ हद तक गुरु का प्रभाव जरूर कमजोर होगा, लेकिन उनके पास विशेष बल शुक्र के कारण मिलता रहेगा, क्योंकि वो लग्नेश के साथ बैठे हैं। और लग्न में चंद्रमा दशमेश होकर के, दशमेश लग्न में, लग्नेश दशम में, ये बहुत अच्छा होता है। ये अपने आप में बहुत ही महान राजयोग बनेगा, या ये शुक्र और चंद्रमा गुरु को बल देगा। बुध भी बहुत अच्छा परिणाम देने वाले बनेंगे। इसका अर्थ होगा कि दाम्पत्य बेहतर है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति के पास अभी समय है, हमें घबराना नहीं चाहिए। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में दान करिए। अंक जो होगा इस कुंडली के लिए 6 और 9 बहुत अच्छा होगा। राशियां मीन और कर्क की बहुत अच्छी होंगी। धन कमाने के लिए दिशा व्यक्ति को, या फॉर्म भरने के लिए दिशा जो हो वो बहुत अच्छा रहेगा, पश्चिम। उसके बाद धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पूरब की तरफ। उसके बाद अगर बात करें तो भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो रहेगा मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। उत्तर दिशा का मकान बहुत अच्छा रहेगा। विवाह सिंह राशि सिंह लग्न, उसके बाद कर्क राशि कर्क लग्न, और वृष राशि वृष लग्न की जातिकाओं से विवाह हो। विवाह की दिशा पश्चिम हो, बहुत अच्छा रहेगा। मंगल आने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा और अच्छी सफलता के द्योतक हैं, और वो जातक को देंगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डटे रहिए, लगे रहिए, परिणाम मिलेगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मंगल प्रभाव में हैं और वो आपके जीवन में जब आएंगे तो धन देने का काम करेंगे, क्योंकि लग्न कुंडली में वो लग्नेश हैं। सप्तमा दशमांसा चक्र के लिए वो लग्नेश होकर के लग्न को देख रहे हैं, परिवर्तन भी बना रहे हैं, तो ग्रह का संयोग जातक को और भी ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है। विद्या अध्ययन अगर देखते हैं तो चतुर्विशांसा चक्र में लग्न का अधिपति 12 में है। देवी मैया के प्रति विशेष श्रद्धा करनी होगी, क्योंकि आपका जन्म पहले ही पूर्वा फाल्गुनी में हुआ है, और चतुर्विशांसा चक्र में भी लग्नेश शुक्र ही बन रहे हैं जो 12वें भाव में जा रहे हैं। चतुर्थ स्थान में गुरु का बैठना, ये कई बार आपके घर के माहौल के कारण भी आपकी पढ़ाई को प्रभावित कर रहे हैं और आपकी क्रिएटिविटी को कमज़ोर कर रहे हैं। हमें वहाँ पे भी ठीक करना होगा। माता पिता को भी इस बात की गारंटी लेनी होगी कि आपका बच्चा आपके घर के माहौल से प्रभावित ना हो। उसको फोकस करने के लिए समय दीजिए। इसके अतिरिक्त हमें बच्चे को इस बात का ध्यान रखना होगा, जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है, कि कंसंट्रेशन बिल्कुल ठीक रहे, कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक रहे, और भाग्य और धर्म के प्रति कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो। नहीं, मुझे विश्वास है, मैं ज्योतिष में नहीं मानता, ये सब बकवास होता है। ऐसी बातें अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं देहवादी विचारों से प्रभावित हो रहे हैं, जिसका असर आपके काम पे पड़ेगा और आपका नुकसान हो सकता है। उसके बाद हमारा परिणाम घर्षण में ना जाए। हम पिता और माता के प्रति श्रद्धा रखें, उनके प्रति विशेष उन्हें प्रणम्य माने, उन्हें जो है वो हमारे आराधना के वो योग्य हैं, इस भाव को विकसित करना होगा। उनके प्रति सच्ची श्रद्धा विकसित करनी होगी, क्योंकि कई बार इसमें प्रश्न लगेगा तो आपका परिणाम आपको दूर लेके जाएगा। बाकी वैसे कुंडली में इतनी बात है। स्वास्थ्य के मामले में अगर मैं बात कहूँगा तो आत्मविश्वास की कमी और कई बार भुजाओं में दर्द, जांघों में समस्या कई बार हो सकती है, पैरों में दर्द की समस्या कई बार हो सकती है। पति पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। सामान्यतया ये कुंडली मंगल की दशा में, उसके बाद मंगल की दशा बहुत अच्छी जाएगी, उसके बाद राहु आएंगे। वो थोड़ा संघर्ष तो देते ही हैं, सभी को देते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे अगर नौकरी हो भी जाएगी तो वहाँ पे आपको संघर्ष झेलना पड़ेगा। उसके बाद जब राहु के बाद गुरु आएंगे, वो बहुत अच्छा परिणाम देंगे और जीवन को स्थिरता और गति देने में विश्वास रखेंगे। गुरु के बाद जब शनि आएंगे तो वापस एक बार आपको प्रेशर में आना है। जीवन आपको उस समय बहुत सारा पाठ पढ़ाएगा, लोग छूटेंगे, कुछ लोगों का नुकसान होगा आपके कारण, कुछ आपका लोगों के कारण नुकसान होगा। शनि के बाद जब बुध आएंगे तो वापस एक बहुत अच्छी सफलता का दौर चलेगा। क्लियर है? इतनी सारी बात। और ये कुंडली विवाह देर से ना करे, इसका ध्यान रखना होगा। कई बार करियर के चलते हम विवाह देर से करते हैं, जिसके कारण ना तो हम घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, तो वक्त पे सारी चीज़ें हो जाएं। बाकी आपकी कुंडली में नौकरी है, घबराना नहीं है। जनवरी से नौकरी का प्रबल योग चलेगा।
रत्न जीवन पर्यंत आप चाहें तो गुरु का रत्न धारण करिए। आपकी कुंडली में गुरु वर्गोत्तम है और बहुत अच्छे बैठे हैं। मंगल धनदायक हो रहे हैं। शनि भी आपकी कुंडली में यश मान और प्रतिष्ठा देने वाले बन रहे हैं। थोड़े डिले के साथ जरूर परिणाम कर रहे हैं पर ठीक ठाक है। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं वो आपको चंद्रमा की दशा मेहनत करने में जाएगी और अभी चंद्रमा की ही दशा चल रही है 2027 के जुलाई तक, मतलब हमें अभी मेहनत करना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी है। मंगल के बारे में मैंने कहा। बुध जो है वो जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं वो बुध की दशा लाभ देगी, सुख देगी और क्रिएटिविटी में आपको आगे रखेगी। देवगुरु बृहस्पति 100% बहुत अच्छे हैं, धनदायक हैं, समृद्धि देने वाले रहेंगे। उसके बाद शुक्रदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं वो वर्गोत्तम हो रहे हैं, भाव से यहाँ भी दशम में, यहाँ भी हैं, बहुत अच्छी स्थिति में। शुक्र की दशा में व्यक्ति को मानसिक सुखों की प्राप्ति होगी, अनुभवों का सुख बढ़ेगा। उसके बाद शनिदेव जन्म कुंडली में मैंने कहा यश मान पद प्रतिष्ठा संतान दाम्पत्य और कई बार दुनिया को समझने की शक्ति ये शनिदेव देंगे। जबकि राहु और केतु आपके जीवन में संघर्ष देने वाले बन रहे हैं। उस दशा काल में हमें निश्चित रूप से 50% असफलता और 50% कुछ असंतोष के साथ आगे बढ़ना होगा। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।